नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, एक मालवी भाषा में कहावत है, खाद हो खेतों में तो खोड़े लगे भी अच्छा निकलता है। इसका मतलब है किसान साथियों, यदि आपके खेतों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व अवेलेबल हैं फसल के मुताबिक, तो आपकी कम मेहनत में भी अच्छी फसल हो जाती है। उसका कारण ये है किसान साथियों कि यदि फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी है वो भी अच्छी बनी रहती है, जिससे कि रोगों और कीटों से लड़ने की उसकी शक्ति है वो प्राकृतिक तौर से बढ़ती है। वहीं यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो निश्चित रूप से उस पर कीट और रोगों का प्रकोप जल्दी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप आपकी जो फसल है वो उपज कम देगी। इसलिए खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम खाद डालते हैं। खाद चाहे किसान साथियों गोबर की खाद हो या रासायनिक खाद हो। रासायनिक खाद में किसान साथियों जैसे डीएपी, एनपीके या अन्य कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं। क्योंकि सोयाबीन की खेती हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे खेतों में फसल चक्र का जो क्रम है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। रबी के सीज़न में तो हम जैसे तैसे अलग अलग फसल चक्र अपना लेते हैं, लेकिन जब खरीफ की बात आती है तो अधिकतर क्षेत्रों में फिर सोयाबीन के खेतों में फिर सोयाबीन की बुआई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। साथ ही साथ रोगों और कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार एक ही प्रकार की फसल की खेती करेंगे तो उस फसल के कीट और रोग के जो बीजाणु हैं वो हमारे खेतों की मिट्टी में जमा हो जाएंगे और जैसे ही उन्हें अनुकूल मौसम मिलेगा वो फिर से रोग और कीटों को फैलने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो का विषय है कि हम सोयाबीन की खेती में कौन सा खाद डालें। यानी हम रासायनिक खाद की बात करेंगे। यदि आपके पास जैविक खाद या गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं तो उससे बढ़कर दुनिया में कोई खाद नहीं है। यदि आपने वो खेत में डाला है तो फिर आपको किसी और प्रकार की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा आप भी जानते हैं कि हमारे पास इतनी मात्रा में जो गोबर की खाद है या जैविक खाद है वो अवेलेबल नहीं है और हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए रासायनिक खाद डालते हैं। किसान साथियों, जब मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया कि आप सोयाबीन में कौन सा खाद डालते हैं, तो 60 से 70% किसानों के जवाब डीएपी की तरफ से आए हैं। यानी वो डीएपी का प्रयोग अपनी खेत में सोयाबीन की खेती में करते हैं। कुछ किसान भाई खेत की अंतिम जुताई में इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो कुछ किसान भाई बुआई के समय सीड ड्रिल में डालकर इसकी उड़ाई करते हैं। वहीं कुछ किसान भाई जब खेतों में डोरा चलाते हैं, सोयाबीन 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसके बाद इस खाद को छिड़क कर फिर डोरा चला देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन किसान साथियों, खाद को सही समय पर सही मात्रा में देना बहुत ज़रूरी है। यदि खाद को आपने सही समय पर नहीं दिया या सही मात्रा में नहीं दिया तो उसका सही रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कहावत हमारी मालवी भाषा में किसान साथियों आपको समझाने के लिए, रामा जी रह गए और रेलगाड़ी चली गई। यानी वक्त पे किया गया कार्य ही आपका सही फल देता है। तो किसान साथियों, आपको सही खाद सही मात्रा में सही समय पर देना है। आप कुछ किसान भाई कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि डीएपी डालें या एनपीके डालें, कौन सा खाद डालें ताकि हमें अधिक से अधिक पोषक तत्व मिले और हमारी फसल अच्छी हो। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की फसल हो उसमें 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया। कुछ सेकेंडरी पोषक तत्व होता है जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, और कुछ माइक्रो पोषक तत्व होते हैं जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया। इस हिसाब से किसान साथियों हम इनकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र डालते हैं खेतों में। आज हम मुख्य पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो हमारी मुख्य फसल जैसे कि खरीफ की जो है सोयाबीन, और इसमें हम पोषक तत्व डालने जा रहे हैं डीएपी के माध्यम से। तो किसान साथियों, इसमें आपको केवल 2 पोषक तत्व मिलते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फास्फोरस, जिसमें नाइट्रोजन आपको 18% मिलता है और फास्फोरस मिलता है 46%। तो किसान साथियों, यदि आप एनपीके डालते हैं डीएपी की जगह तो आपको इसमें 3 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इस हिसाब से यदि आपने अपने खेतों का मिट्टी का परीक्षण करवा रखा है और आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पोटेश जो तत्व है उसकी पर्याप्त मात्रा है, तो फिर आपको एनपीके डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 1846 यानी डीएपी आता है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसको डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने खेत का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है या आपके खेत में पोटास तत्व की कमी भी है तो आपको डीएपी की बजाय एनपीके की ओर जाना चाहिए। इसमें आपको 3 प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे जो कि हमारी फसल के लिए ज़रूरी है। यदि आप पोटास तत्व को छोड़ते हैं तो किसान साथियों कहीं ना कहीं आपकी फसल की इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी उससे रोगों से लड़ने की
शक्ति कम हो जाती है। और सही मात्रा में पौधे को जो भोजन पहुंचाने का काम करता है वो पोटाश तत्व करता है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी फसल पे पड़ सकता है। इसलिए आप पोटाश तत्व का प्रयोग भी ज़रूर करें। किसान साथियों, यदि आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है तो आप DAP की जगह NPK का प्रयोग करें। और NPK भी अलग अलग रेशियो वाले आपको बाज़ार में मिल जाते हैं, जैसे 20-20-0 हो गया, 12-32-16 हो गया, या 15-15-15 हो गया। तो यदि आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है तो सबसे बढ़िया यही खाद मानी जाती है। किसान साथियों के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-32-16 रेशियो वाला खाद आप ले सकते हैं और इसकी उड़ाई भी कर सकते हैं। और आप इसे बुआई से पहले खेत में छिड़क कर फिर सीडड्रिल चला के बुआई भी कर सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा में आपको अवेलेबल हो। यानी किसान साथियों, यदि आपके पास डबल पेटी की सीडड्रिल है तो आप उड़ाई करके खाद का प्रयोग करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। और इसका प्रयोग आपको किसान साथियों सोयाबीन के बीज से 2 इंच नीचे करना है। कभी भी खाद को और सोयाबीन के बीजों को मिलाकर आपस में नहीं बोना है, अन्यथा आपके जो बीज का अंकुरण है वो प्रभावित हो सकता है। तो यदि आपके पास डबल पेटी की सीडड्रिल नहीं है तो आप सीडड्रिल से आगे आगे इसको बिखेर दें और फिर आप बुआई कर दें तो खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। और यदि आप अंतिम जुताई के समय भी इसका प्रयोग करते हैं तो कर सकते हैं, बिखेर के आप फिर अंतिम जुताई कर दीजिए। जैसे ही बारिश होगी पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे और जैसे ही आप फसल लगाएंगे या बुआई करेंगे आपके नव अंकुरित पौधों को ये अवेलेबल होने लगे और आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। इसके साथ किसान साथियों, चाहे आप DAP प्रयोग कर रहे हो या NPK कर रहे हो, आपको सल्फर का प्रयोग ज़रूर करना है। और यदि आपने फास्फोरस तत्व की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट से की है तो फिर आपको सल्फर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में 2 कट्टे प्रति बीघा के हिसाब से यदि आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर लिया है तो आपके जो सल्फर पोषक तत्वों की पूर्ति है वो ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगी और फास्फोरस तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। तो आप DAP NPK का प्रयोग ना करके अलग से आप यूरिया और पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं, तो ताकि आपको 4 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो किसान साथियों, हमें ये देखना पड़ेगा हमें किस खाद से कितनी मात्रा उसकी लग रही है और उसकी लागत कितनी लग रही है। यदि लागत हमारी कम है और हमें अधिक से अधिक पोषक तत्व मिल रहे हैं तो हमें उस खाद की ओर जाना चाहिए या उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें अधिकतम लाभ हो और अधिकतम पोषक तत्व हमारे खेतों में मिले, ताकि हमारी फसल को भी अधिकतम पोषक तत्व मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और वो सही उत्पादन दे पाएगी। खाद की कमी हो जाती है किसान साथियों, या पोषक तत्वों की कमी यदि खेतों में होती है तो फसल सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है, फसल कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर फसल पे रोगों और कीटों का प्रकोप भी कम होता है, साथ ही उसका उत्पादन भी आपको कम देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप DAP या NPK कौन सा खाद का प्रयोग करें इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों, अपनी फसल के रिकमेंडेड के हिसाब से आपके खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों के हिसाब से यदि आप खाद देंगे तो निश्चित रूप से आपकी लागत कम आएगी, और लागत कम आएगी तो आपका जो अंतिम लाभ है वो कहीं ना कहीं अधिक होने वाला है। इसलिए अपने खेतों का मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाएं। इस वर्ष नहीं करवाया है तो अगले वर्ष से करवाएं और फिर उस के हिसाब से जिन पोषक तत्वों की कमी आपके खेतों में है उन पोषक तत्वों वाले खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी कम लागत में भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपके क्षेत्र में बुआई नहीं हुई है तो शीघ्र ही बुआई हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने फसल लगाई नहीं है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। शीघ्र ही परम पिता परमात्मा कृपा करेगा और सभी क्षेत्रों में बुआई अच्छी होगी। मानसून भी अच्छा बताया जा रहा है, इसलिए फसल भी अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। किसान साथियों, आपका ये वर्ष बहुत ही मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।